जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी हिंदी की क्लास की। और ये हिंदी की क्लास आपके यूपी टेट या आप यूपी टेट पास कर चुके हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, या आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि डीएसएसबी मैं अभी बताऊंगा एक एक चीज करके, या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी की वीडियो। थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। और सिलेबस के बारे में बताने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपको आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हिंदी की तैयारी आपको यहाँ इस तरीके से कराई जाएगी कि डीएसएसबी में 20/20, हिंदी में 30/30, आपको 100% मैं कहूँगा 100% आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ग्रामर इस तरीके से कराई जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है मेरे एग्जाम्पल्स तक आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए, यूपी टेट आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 150 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है ना। 150 ही आपको मिनट मिलेंगे करने के लिए, यानी कि 2.5 घंटा आपको दिया जाता है, ठीक है ना। और 150 ही आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये 150 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, ये 150 क्वेश्चन जो रहते हैं, 30 नंबर की आती है इनमें बाल विकास, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोल दीजिए, सीडीपी बोल देते हैं, वैसे बाल विकास साइकोलॉजी बोल दीजिए, साइकोलॉजी बोल सकते हैं इसको, है ना। 30 नंबर का आएगा आपका मैथ, 30 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश, 30 नंबर की आपकी आएगी हिंदी, ठीक है ना। और 30 नंबर का आपका आएगा ईवीएस। ये सिलेबस रहने वाला है आपका यूपी टेट का। और सेम सिलेबस रहने वाला है आपका रीट का, सेम सिलेबस रहेगा आपका रीट का। रीट और यूपी टेट का सेम सिलेबस रहेगा, कुछ भी चेंज में नहीं है। थोड़ा बहुत ईवीएस में बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, बाकी का सेम 30 30 30 30। अच्छा, इंग्लिश की जगह कुछ लोग यहाँ पर संस्कृत ले सकते हैं, संस्कृत भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन ही आएंगे अगर आप इंग्लिश को नहीं लेना चाहते हैं। तो रीट और यूपी टेट का सिलेबस हो गया। सुपर टेट में हिंदी 10 नंबर की आएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीएसएसबी के बारे में। आप डीएसएसबी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका वो पीआरटी लेवल का हो, टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल हो, डीएसएसबी की अगर हम बात करें तो डीएसएसबी में क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर एक कॉमन पेपर होता है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होता है। तो इन 100 मार्क्स में आपका 20 की रीजनिंग, 20 का मैथ्स, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी और 20 की जीके आती है, ठीक है ना। अब आप अगर चाहें तो रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जीके ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं 9808347403। इन सभी के नोट्स आप मेरे ले सकते हैं, मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिस सेट है ये, प्रैक्टिस बुक कह सकते हैं इनको, सेट नहीं कह सकते। प्रैक्टिस बुक है आपकी, मैथ की है, रीजनिंग की है, हिंदी की है और आपके जीके की प्रैक्टिस बुक आप मुझसे ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। तो आप डीएसएसबी की तैयारी जो करने जाएंगे तो 20 मार्क्स हिंदी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ आपके लिए हो जाते हैं। हिंदी में अगर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल यानी 20/20 स्कोर आप लोग रीट के एग्जाम में कर सकते हैं, 30/30 रीट यूपी टेट में कर सकते हैं, 10 सुपर टेट में कर सकते हैं, डीएसएसबी में आप यहाँ पर 20/20 कर सकते हैं। और बात करें हम यूपी पुलिस की, जो यूपी पुलिस का भी पेपर आपको देखने के लिए मिला था, जो यूपी पुलिस का पेपर देखने के लिए अभी जो यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ था, उसमें अप्रोक्स अप्रोक्स 35 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 25 प्लस क्वेश्चन मेरे नोट्स से डायरेक्ट विद एग्जांपल देखने के लिए आपको मिले थे। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग हिंदी, मैथ, रीजनिंग इन तीनों प्रैक्टिस बुक को मुझसे ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस पर ये बुक आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। नंबर यही रहेगा 9808347403, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब शुरुआत कर लेते हैं, चलिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम
इसमें पढ़ेंगे, जो अपना पूरा ग्रामर हम लोग जो कवर करेंगे, इसमें हम लोग वर्णमाला, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, तद्भव एवं तत्सम शब्द तथा शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उपसर्ग तथा प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसको समानार्थी बोला जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान, वाक्य रचना एवं भेद, संधि, समास, व्यवस्थित वाक्यक्रम, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, अपठित गद्यांश, हिंदी और रचना, ये सब कुछ हम लोग वीडियोस में लगातार अपनी क्लासेस में हम लोग करते चलेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका यूपी टेट, सुपर टेट जब तक नहीं हो जाता, रीट प्री और रीट मेंस नहीं हो जाता, डीएसएसपी का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक ये सिलसिला हमारा लगातार अब चलता रहेगा। हिंदी के लिए आपको कोई भी बुक कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस भी मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। कोई भी बुक परचेस मत कीजिएगा, जो पढ़ाया जाए। एक काम कर सकते हैं इसके लिए, या तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा 9808347403, या तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ग्रुप में ऐड होने का छोटा सा अमाउंट है, ओनली ₹49। ₹49 में आपको सभी पीडीएफ ग्रुप में आपके टिल एग्जाम तक मिलती रहेंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस तक आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। 49 में तो किसी भी बुक का मैं कहूँ फ्रंट पेज ही पे आपको मिल पाएगा। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो कोई भी बुक परचेस मत कीजिएगा, नोट्स भी मत बनाइएगा, जो मैं जितना पढ़ाया करूंगा उतना मैं आप लोगों तक भेज दिया करूंगा। और आप चाहें तो मेरी जो वीडियोस हैं उनको देखकर आप अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि इतने शॉर्ट्स नोट मैंने खुद तैयार कर दिए हैं कि उससे ज्यादा शॉर्ट आप क्या ही करोगे उससे, क्योंकि इन वीडियोस में कराया आपको वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। मुझे टाइम पास नहीं करना आपके साथ, ना मुझे आपको पीएचडी करानी। आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितने आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आपके आएगा। और आप क्लासेस देखते चलेंगे तो आपको खुद एहसास होता चलेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर इससे जो अभी तक मैंने तैयार किए हैं, ये 20 चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं। ये 20 चैप्टर हमारे तैयार हो चुके हैं। इसमें वर्ण विचार, वर्णमाला, शब्द विचार, शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, देशज शब्द, विदेशी शब्द, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली शब्द, क्योंकि 2-3 नंबर का आता ही आता है, सुपर टेट में भी आया था इसमें से, अलंकार, अव्यय, संधि, वाच्य, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, काल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये 20 चैप्टर आप लोगों के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है इन 20 चैप्टर्स में से आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ रचना और रचनाकार भी मैं भी ऐड कर दूंगा। क्लासेस जैसे जैसे चलती चलेंगी आपका यहाँ पर कवर पूरा होता चलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हूँ अपना वीडियो। और मैं फिर कहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको कर देना है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसका नाम है वर्ण विचार। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है वर्ण विचार। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। शुरुआत हम कर लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो देखिए वर्ण क्या है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, इस इकाई ध्वनि है, और इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। या डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। इस तरीके से भी आप कह सकते हो। बाकी का ये कभी कभी क्या होता है, यही परिभाषा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको इसको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे आप देखा आपने जैसे क्या हो गया, एक वर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारी सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या हो गया, हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ये सभी क्या हो गए, हमारे वर्ण हो चुके हैं। अब आ जाते हैं वर्णमाला। वर्ण पढ़ लिया हमने। वर्ण पढ़ने के बाद में हम लोग आ जाते हैं वर्णमाला पर कि वर्णमाला क्या है। तो देखिए वर्ण पढ़ चुके हैं, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए अ लिखा, अ के बाद ई लिख दी, फिर क लिख दिया, फिर ज्ञ लिख दिया, फिर न लिख दिया, फिर प लिख दिया, तो ये हमारा
वर्णमाला नहीं कहलाएगा। ये हमारा वर्णमाला नहीं कहलाएगा। आप कहोगे सर ये वर्णमाला क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर इनका क्रम जो है ये व्यवस्थित नहीं है। तो डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी, तो वहां जो लिखा रहता है जहां क्रमबद्ध होगा, क्रमबद्ध वर्ण वाली डेफिनेशन ठीक होगी कि वर्णों के व्यवस्थित जो होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित कह सकते हैं समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आएगा, अ, फिर आ आएगा, छोटी ई आएगा, फिर बड़ी ई आएगा, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ठीक है, छोटी ए, बड़ी, ये व्यवस्थित समूह है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ये हमारा यहां तक हो चुका है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें ध्वनियों में बोलते हैं कि भाषा की जो भी ध्वनियां हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ये टोटल जितने भी हैं, इनको हमने क्या किया, इनको हमने उच्चारण की दृष्टि से हमने इनको दो भागों में बांट दिया। जितने भी ध्वनियां हैं, जितने भी वर्ण हैं, इनको हमने उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? पहला रहेगा हमारा स्वर और दूसरा हमारा होगा व्यंजन। पहला होगा हमारा स्वर और दूसरा हमारा रहेगा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर देख लेते हैं हम लोग, स्वर क्या होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि स्वर स्वर हमारे क्या होते हैं। क्यों, देखिए स्वर स्वर क्या होते हैं। स्वर वर्णों में उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है। यानी स्वर क्या होते हैं, स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के हम लोग कर सकते हैं। स्वरों का जो उच्चारण किया जाता है, जैसे मैंने अ, आ, ई, उ, ऋ हो गई, हमारी रस्य ऋषि जो होता है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनका जब मैंने उच्चारण किया तो बिना किसी रुकावट के हमने इनका उच्चारण कर लिया। तो यहां पर क्या देखा कि स्वर वर्णों में उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो हमारे स्वर हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। स्वर जो हैं, स्वर के कितने प्रकार बताए मैंने? स्वर के 3 प्रकार मैंने बताए। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 3 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला मैं कहूंगा, सबसे पहला प्रकार जो होता है ये ह्रस्व स्वर होता है। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। और कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या है? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। पहला आप लोग याद रखिएगा, स्वर 3 प्रकार के, इसमें पहला हो गया आपका ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हमारे होते क्या हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर हो या मूल स्वर हो, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। बहुत छोटे टाइम में ही इनका उच्चारण किया जा सकता है। तो उच्चारण करते समय कम समय लगता है, कम नहीं मैं कहूंगा बहुत कम समय लगता है। और कोई पूछ ले आपसे कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने हैं, तो याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर हो या मूल स्वर हो, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? अ, छोटा अ है, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। ये 4 ऐसे हमारे स्वर हैं जिनको हम लोग ह्रस्व स्वर कह सकते हैं या मूल स्वर कह सकते हैं। और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण बहुत ही कम समय में हो जाता है। आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज 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 आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को शेयर कर देना। आई होप आपको ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया है कि हमारा ह्रस्व स्वर क्या होता है? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं। और इनका उच्चारण बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 इनकी संख्या है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पर। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ से ही आपका पता चल रहा होगा, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ से ही आपको पता चल रहा होगा कि दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर जो है, इसमें जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो
मूल स्वर और ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर से इसमें दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय इसके उच्चारण करते समय हमें लगता है। अब बात करें कि इनकी संख्या कितनी है। कभी कभी क्वेश्चन यही बन जाता है कि हमारे मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, तो मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है। कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा डार्क पूछ लेता है, तो इनकी संख्या सिर्फ 4 है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और र से ऋषि रि जो है ये 4। अब वहीं पूछ लिया जाता है दीर्घ स्वर कितने हैं। तो जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर कितने हैं, तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर जो है इनकी संख्या 7 है, दीर्घ स्वर जो है इनकी संख्या 7 है, और इनका उच्चारण करते समय 2 गुना समय लगता है मूल स्वर की तुलना में। तो ये 7 कौन कौन से हैं। पहला हो गया हमारा आ, दूसरा हो गया बड़ी ई, तीसरा हो गया बड़ा ऊ, चौथा हो गया छोटी ए, पांचवा हो गया बड़ी ए, छठवां हो गया छोटा ओ, पांचवा हो गया बड़ा ओ। ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7। टोटल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल पूछ लिया जाए कि टोटल स्वर की संख्या कितनी है, टोटल स्वर पूछ लिए जाए, तो टोटल जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। टोटल क्वेश्चन बनता है कि आपकी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो स्वरों की संख्या याद रखिएगा। टोटल स्वर जो है इनकी संख्या 11 है। इनमें 4 आपके ह्रस्व स्वर या मूल स्वर है, और बाकी के 7 जो है ये आपके दीर्घ स्वर है। याद करने का तरीका, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और रि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। बाकी के क्रम से बोलेंगे बड़ा ओ तक आप, जैसे बड़ा आ, छोटा ई इसमें आ गई तो बड़ी ई आ जाएगी, छोटा ऊ इसमें आ गया तो बड़ा ऊ आ जाएगा। बड़ा ऊ के बाद लगातार चढ़ेंगे, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये 7 आपके हो जाएंगे यहाँ पर दीर्घ स्वर, यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब तीसरा आ जाता है। तीसरा कभी कभी क्या आ जाता है, प्लुप्त स्वर पूछ लिया जाता है। तीसरा स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्लुप्त स्वर क्या है, और इसका जो उदाहरण पूछा जाता है, इसका सबसे ज्यादा उदाहरण फेमस है, इसका एक ही उदाहरण पूछा जाता है, ये ओम पूछा जाता है। ये क्या है, ये पूछ लिया जाता है कि ओम किस प्रकार का हमारा स्वर है। तो याद रखिएगा ओम आपका प्लुप्त स्वर के अंदर आता है। अब प्लुप्त स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर याद रखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। सबसे पहले पढ़ा ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, उनको बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद पढ़ा हमने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में क्या होता है, ह्रस्व या मूल स्वरों की तुलना में उनसे दुगुना समय लगता है, इनकी संख्या 7 है। और तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं हम लोग प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर की तुलना में भी और अधिक समय हमें जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें लगता है। अब इसका जो उदाहरण पूछा जाता है, इसका उदाहरण जो पूछा जाता है, ओम इसका उदाहरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ओम इसका उदाहरण यहां पर हो जाता है। अब चलते हम आगे, आगे देखते हैं हम लोग व्यंजन। आगे देख लेते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन क्या देख लेते हैं, व्यंजन। तो स्वर हो गए, स्वर के बाद हम आ जाते हैं व्यंजन पर। और व्यंजन की डेफिनेशन क्या है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, जबकि स्वर कैसे है, बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता के हम लोग व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। अब जहां मैंने आपको बताया कि स्वरों की संख्या 11, स्वर मैंने 11 बताए, और स्वरों के 3 प्रकार बताए। स्वर कितने प्रकार के बताए मैंने, 3 प्रकार के बताए। इनकी संख्या कितनी बताई, 11 बताई। वहीं व्यंजन, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। जहां हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वहीं हमारे व्यंजन भी 3 प्रकार के ही होते हैं। व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अपने स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां से अपना स्पर्श व्यंजन।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या कितनी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या है 25, इनकी कुल संख्या है 25। और ये 25 कौन कौन से हैं? देखिए क ख ग घ ण च छ ज ज झ ट ठ ड न त थ द ध न और प फ ब भ म, ये 25 हैं। अब कहोगे कि सर ये 25 हमें याद कैसे होंगे? तो देखिए इनको याद करने का बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको कहोगे सर याद करना क्यों जरूरी है? तो ये याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न 100% मैं कहूंगा ये बनते हैं कि मान लीजिए कोई भी वर्ण दे देगा, इसका उच्चारण कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन से होता है, दंत से होता है या ओष्ठ से होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको याद कैसे करना है? याद करना है, देखिए क वर्ग पर आ जाइए आप। सबसे पहले आपको याद करना है क वर्ग। कौन सा? क वर्ग याद करना है। और क वर्ग में क्या करना है? वो 5 वर्ण पढ़ने हैं क लगातार, क ख ग घ न, ये 5 आपने पढ़ लिए, ये 5 पढ़ लिए, क वर्ग पर आप आ चुके हो। तो इन 5 वर्ण का जो हम उच्चारण करते हैं वो उच्चारण कंठ के द्वारा किया जा सकता है। क ख ग आप कहां से कर रहे हो? कंठ से आप इनका उच्चारण कर रहे हो। तो इन 5 वर्ण का क्या किया जाता है? क वर्ग जो है इसका कंठ से उच्चारण किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि कंठ का उच्चारण किन वर्ण का और कंठ से होता है। तो याद रखिएगा क वर्ग के साथ साथ छोटा आ, बड़ा आ, ह और अंग, इन 4 वर्ण और ऐसे हैं जिनका उच्चारण भी कंठ के द्वारा किया जाता है। और ये हमारे ये 25 होते हैं हमारे क्या? स्पर्श व्यंजन। 25 जो है ये हमारे स्पर्श व्यंजन है जिसमें क वर्ग के 5 वर्ण, इसके साथ साथ छोटा आ, बड़ा आ और बड़ी अंग हमारी और ह, इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने च वर्ग पर। अब लगातार चलेंगे, इनमें कोई लर्न करने वाली बात नहीं है। के बाद च आ गया। अब च से आप 5 पढ़ दीजिए। तो च छ झ झ न, ये क्या है? ये 5 वर्ण जो है, ये 5 वर्ण जो आपके ये बताए मैंने, ये 5 वर्ण, इन 5 वर्णों का जो उच्चारण किया जाता है ये तालु से किया जाता है। कहां से? तालु या तालव्य। तालव्य लिखा हुआ है, कभी कभी यह तालु दे देता है, कभी कभी क्या दे देता है? यहां तालु दे देता है। तो ये 5 वर्ण जो हैं इनका उच्चारण तालु से किया जाता है। किससे किया जाता है? तालु से किया जाता है। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ क्या किया जाता है? ये छोटी ई, बड़ी ई या श, ये 4 जो है हमारे, ये 4 वर्णों का उच्चारण हमारा किससे किया जाता है? इन 4 वर्णों का उच्चारण भी तालव्य यानी तालु से किया जाता है। तो क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। अब आ जाते हैं अपने ट वर्ग पर। अब आ जाते हैं अपने ट वर्ग पर। तो ट वर्ग पर जब हम आ जाएंगे तो ट वर्ग से आपको 5 पढ़ देने हैं, 5 वर्ण पढ़ दिए। 5 वर्ण पढ़ देने के बाद ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन, 25 में से 5 वर्ण ये हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इन 5 वर्ग के 5-5 यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन। अब ये पूछ लिया जाए कि ट वर्ग का उच्चारण कैसे किया जाता है? तो ट वर्ग का जो उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य से किया जाता है। किससे किया जाता है? मूर्धन्य से किया जाता है। या तो आपको इनमें से कोई वर्ण दे देगा कि इस वर्ण का उच्चारण किससे किया जाता है, या दे देगा कि मूर्धन्य का उच्चारण निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा ये 5 आपको याद रखने हैं। इन 5 के साथ साथ, इन 5 के साथ साथ आपको क्या याद रखना है? र रिर्री जो है, रिर्री और र और श, रिर्री र और श जो है आपको उसका याद रखना है कि इसका उच्चारण भी, इन तीनों वर्ण का उच्चारण भी मूर्धन्य से किया जाता है। अब अगले स्पर्श व्यंजन के वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है त वर्ग। अगला है आपका त वर्ग। और इस त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है, न, त थ ध ध न, त थ ध ध न आते हैं। और इनका जब उच्चारण किया जाता है, अब कीजिए त
थ, द। देखिए दंत, दंत का उच्चारण हो रहा है किससे, दंत से इसका उच्चारण किया जा रहा है, तो इनका उच्चारण किससे किया जाता है, दंत से किया जाता है। किससे, दंत से किया जाता है। और इन 5 वर्णों के अलावा ल और श, ल और श ये 2 ऐसे वर्ण हैं, ये 2 ऐसे वर्ण हैं हमारे जिनका उच्चारण दंत से किया जाता है, जिनका उच्चारण भी किससे किया जाता है, दंत से किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है, अगला हमारा आ जाता है पवर्ग, अगला हमारा आ जाता है पवर्ग। अब पवर्ग की अगर हम बात करें तो 5 पढ़ देंगे हम लोग, प फ ब भ म, 5 पढ़ दिए। तो ये 5 जो है इनका उच्चारण ओष्ठ यानी होठों के द्वारा किया जाता है। प फ ब भ, आप देखिए होठ टच हो रहे होंगे, आपके लिप्स टच हो रहे होंगे, तो इनका उच्चारण किससे किया जाता है, ओष्ठ यानी होठों के द्वारा किया जाता है। और इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ पूछ ले कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण किससे किया जाता है, तो आपको बता देना है इनका उच्चारण ओष्ठों के द्वारा, होठों के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, नासिक, नाक द्वारा, नाक द्वारा किनका उच्चारण किया जाता है, तो याद रखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ट्रिक बता के जाऊंगा, सिंपल ट्रिक बता के जाऊंगा कि जो भी आपका अंतिम वर्ड है, 5 जो वर्ग है, क वर्ग हो, त वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, प वर्ग हो, इन 5 का लास्ट यानी अंतिम, अंतिम जो भी आपका अंतिम जो भी वर्ण है इनका उच्चारण नासिक, नासिक यानी नास द्वारा, नाक के द्वारा किया जाता है, नास द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। कंठ का, ये कंठ के हो गए, तालव्य ये सभी हो चुके हैं, मूर्धन्य टवर्ग हो गया, र श हो गया, दंत में तवर्ग आ गया, पूरा ल श आ गया, ओष्ठ में पवर्ग आ गया और छोटा बड़ा हुआ गया। नासिक नाक द्वारा, नास द्वारा, नाक के द्वारा, ये जो अंतिम है ये कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, 5 पवर्ग हो, इनके अंतिम वर्ण जो है इनका उच्चारण नास द्वारा, नाक के द्वारा किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मैंने सब कुछ आपके लिए समेट के रख दिया। अब इसी में मैं आपको अल्प प्राण महाप्राण की ट्रिक बता के जाऊंगा, इसी में अघोष और सघोष की ट्रिक बता के जाऊंगा, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, पर यहाँ हिंट दे देता हूं। देखिए अल्प प्राण महाप्राण कैसे निकालोगे, ये अल्प प्राण हो गए सभी, ये महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण हो गए। लन कुछ टाइम लगा, नहीं लगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अब अघोष और सघोष पूछ ले जाते हैं, तो देखिए घोष की बात आते हैं, ये घोष हो गए, ये घोष है आपके, तीसरा चौथा पांचवे के सभी, और ये अघोष है, ये अघोष है। देखिए इससे ज्यादा आसान और क्या होगा, इससे ज्यादा हिंदी आसान बन सकती है। और इनमें से 5 से 6 नंबर का घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, दंतोष्ट, ये सब कुछ आपका वर्णमाला के अंदर 4 से 5 नंबर का पेपर आपका हर बार बनता ही बनता है, हर बार बनता ही बनता है। तो इतना हमने देख लिया, इन 5 का उच्चारण कैसे किया जाता है, नाक के द्वारा इनका किया जाता है। कंठ का हो गया कवर्ग, कवर्ग के साथ साथ अ आ ह ह अंग, चवर्ग, चवर्ग का उच्चारण तालु से, तालु आ सकता है, तालव्य भी आ सकता है। और छोटी बड़ी यश मूर्धन्य का टवर्ग में आ जाएगा, रश दंत का तवर्ग, इसके साथ लश, ओष्ठ का पवर्ग आएगा पूरा, इसके साथ छोटा और ऊ और बड़ा ऊ आएगा हमारा। अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए पहला पढ़ा आपने स्वर, स्वर के 3 प्रकार, स्वर टोटल 11 होते हैं। व्यंजन, व्यंजन, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, व्यंजनों की कुल संख्या अगर आपसे यहाँ पूछ ली जाए, व्यंजनों की कुल संख्या पूछ ली जाए तो याद रखिएगा कुल इनकी संख्या कितनी है, कुल 33 है। इनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या इनकी 33 है। जैसे मैंने स्वर और मूल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बताए 11, 4 और 7 मिला के 11, ऐसे ही व्यंजन कुल संख्या 33। अब 33 किस प्रकार से है, ये 33 है आपके इस प्रकार से कि 25 पढ़ चुके हैं हम स्पर्श व्यंजन, 25 पढ़ चुके हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा हम आ जाते हैं, इसके अलावा हम आ जाते हैं अपने अंतःस्थ व्यंजन पर। दूसरा प्रकार हमारा होता है अंतःस्थ व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, हम उनको पढ़ चुके हैं। दूसरा आ गया हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल और व। अगर कोई पूछ ले कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या है 4।
इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या आपकी 4 है। या र ल व। कभी कभी पूछ लिया जाता है य दे देगा, र दे देगा, ल दे देगा, व दे देगा, क्या इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन याद रखिएगा य र ल व, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब तीसरा प्रकार हमारा आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या आ जाता है? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। इसमें आते हैं श श श ह, श श श ह, इसमें आते हैं। और इनकी कुल संख्या भी 4 है। इनकी कुल संख्या भी कितनी है? इनकी कुल संख्या भी 4 है। अब मैंने आपको स्वर बताए 11 और मैंने आपको व्यंजन बताए 33। व्यंजन मैंने कितने बताए आपको? 33 बताए। तो देखिए व्यंजन 33 कैसे हुए? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 आपके हो गए अंतःस्थ व्यंजन, और 4 आपके हो जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार 33 आपके कुल मिलाकर व्यंजन हो जाते हैं। 33 आपके क्या हो जाते हैं? कुल व्यंजन आपके 33 हो जाते हैं। 33 आपकी कुल व्यंजनों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर 33 आपके कुल व्यंजन हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन पर। किस पर आ जाते हैं? संयुक्त व्यंजन पर हम यहाँ आ जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हम इसमें देखेंगे। इस क्लास में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आवाज़ में प्रॉब्लम आई, क्योंकि बाई मिस्टेक मुझसे फैन ऑन रह गया, एसी ऑफ। हाँ, मुझे लगा एसी मैंने ऑफ ऑन कर दिया है, फैन ऑफ कर दिया है, तो उल्टा हो गया। फैन ऑन रह गया, एसी ऑफ रह गया। हो सकता है फैन की आवाज़ थोड़ी बहुत आपको देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए यहीं तक हमारी क्लास फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन की वजह से क्लास फर्स्ट को हम लोग यहीं रोकते हैं। बाकी का आगे का हम लोग अपनी वीडियो 2 यानी क्लास सेकंड जो होगी उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है, और जो लोग चैनल पर नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो थंबनेल पर नंबर है, या मैं बोल देता हूँ 9808347403। आप इस नंबर पर मैसेज करके भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।